ये आदमी भागते हुए एक पेड़ के खोखले हिस्से में घुसकर छुप गया। उसके ठीक ऊपर उसे पकड़ने आया जर्मन अफसर उसे ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वह एक भगोड़ा सैनिक है। जर्मन सेना भगोड़ों के साथ दुश्मनों से भी ज्यादा बेरहमी से पेश आती थी। जब हिटलर की जर्मन सेना हारने लगी तो उसके सैनिक भागकर वापस जर्मनी में लौटने लगे। अगर वह पकड़ा जाता तो अंजाम बेहद भयानक होता। वह पेड़ के खोखले में काफी देर तक पड़ा रहा, न हिलने की हिम्मत न आवाज करने की। जब लगभग अंधेरा होने लगा उसने बहुत सावधानी से सिर बाहर निकाला, लेकिन तुरंत बाहर नहीं निकला। पहले चारों ओर नजर डाली। जर्मन अफसर काफी देर पहले ही जा चुका था। कड़ाके की ठंड में वह कांप रहा था। जब वह भूख, ठंड और निराशा से टूटने ही वाला था, तभी उसकी नजर एक छोड़ी हुई सैन्य गाड़ी पर पड़ी। उसमें एक गर्म सैन्य कोट था और बिल्कुल फिट आने वाले चमड़े के जूते भी थे। साथ ही खाने लायक फलों की एक टोकरी भी थी। उसने और तलाश की तो उसे एक अधिकारी की वर्दी मिल गई। हालांकि ये वर्दी अभी तक अलॉट नहीं हुई थी, एकदम सादी थी। वर्दी को देखते ही उसके दिमाग में एक रिस्की विचार कौंध गया। उसने तुरंत वर्दी पहन ली और थूक से चेहरे की गंदगी साफ कर ली। इस तरह एक भगोड़ा सैनिक पल भर में जर्मन सेना का कप्तान बन गया। अपने को और अधिक असली दिखाने के लिए वह अधिकारी जैसी आवाज और अंदाज का अभ्यास करने लगा। उसी समय एक जर्मन सैनिक अचानक सामने से आता हुआ दिखा। वह बुरी तरह डर गया। उसे लगा उसकी असल पहचान खुल जाएगी, लेकिन सैनिक तेजी से आया और उसे सलाम करने लगा, फिर उसे रिपोर्ट देने लगा। तब आदमी को याद आया कि अब वह एक जर्मन कप्तान है। उसने तुरंत उसे आदेश दिया कि गाड़ी ठीक की जाए। एहतियात के तौर पर उसने चुपके से सैनिक की दोनाली भी रख ली। थोड़ी ही देर में गाड़ी कीचड़ से बाहर निकाल ली गई। धीरे धीरे वह अपनी नई पहचान में ढलने लगा। उसने शांत स्वर में सैनिक से पहचान पत्र मांगा। दाढ़ी वाले सैनिक को जरा भी शक नहीं हुआ और उसने कागज सौंप दिया। सैनिक ने तुरंत सफाई दी कि वह भगोड़ा नहीं है, बस मुख्य टुकड़ी से बिछड़ गया था। वह भी जानता था कि जर्मन अफसरों से बहस का अंजाम क्या होता है। रास्ते में उसने अपमान की निशानी, अपनी पुरानी भगोड़ी वर्दी चुपचाप फेंक दी। थोड़ी देर बाद वे एक सराय में पहुंचे। उस दौर में ऐसी जगह मिलना आसान नहीं था। जर्मन सेना की हार के कारण लोगों का भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। वहां मौजूद किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उन्हें समझ आ गया कि मुफ्त में खाना यहाँ नामुमकिन था, लेकिन उसने तुरंत एक तरकीब निकाली। उसने कागज और कलम निकाली और खुद को ऊपर से भेजा गया अधिकारी बताया, जो युद्ध में हुए नुकसान का डिटेल्स कलेक्ट करने आया है, ताकि बाद में मुआवजा दिया जा सके। इतना सुनते ही लोगों का रवैया बदल गया। सब अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। मालिक ने भी भुना हुआ मांस परोसने की तैयारी कर ली, लेकिन भूख से बेहाल दाढ़ी वाला सैनिक मांस देखते ही अपनी असली फितरत दिखा बैठा और झपट कर छीन लिया। इस हरकत से मालिक को शक हो गया। किसी कप्तान का सहायक इतना गंदा और असभ्य कैसे हो सकता है? यह तो किसी सैनिक का तरीका नहीं, सिर्फ भगोड़े ही ऐसे खाते हैं। आदमी सब समझ गया। संदेह से बचने के लिए, भले ही वह भूख से बेहाल था, उसने शालीनता से मांस का एक टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे खाने लगा। रात में मालिक ने उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी, लेकिन जैसे ही वह सोने जा रहा था, उसे अचानक बुलाया गया। उन्होंने एक भगोड़े को पकड़ लिया था और चाहते थे कि वह जर्मन अफसर ही सजा सुनाए। अगर वह सैन्य कानून के अनुसार उसे मौत की सजा नहीं देता तो साफ हो जाता कि वह नकली है। जान बचाने के लिए उसने पिस्तौल उठाकर अपने ही साथी के सिर पर ताननी पड़ी। इससे मालिक का शक तो दूर हो गया, लेकिन यह जगह अब सुरक्षित नहीं रही। अगली सुबह वे जल्दी ही वहां से निकल गए। जल्द ही वे एक फार्म हाउस पहुंचे, जिस पर 3 भगोड़ों ने कब्जा कर रखा था। वे अंदर मौज मस्ती कर रहे थे। तभी हेरोल्ड अचानक अंदर घुसा। घुसते ही उसने कप्तान वाला रौब दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने हथियार नीचे रख दिए, लेकिन एक भगोड़ा तुरंत भाग गया, क्योंकि उसकी पैंट फिट नहीं थी, जबकि ऊंचे दर्जे की वर्दियां हमेशा नाप की होती हैं। वह समझ गया कि हेरोल्ड नकली है। फिर भी उसने भंडाफोड़ नहीं किया, बल्कि उल्टा उनके साथ शामिल होने की पेशकश की। इस तरह हेरोल्ड की टुकड़ी बन गई। रास्ते में उन्होंने 2 तोपखाने के सैनिक भी जोड़ लिए। हेरोल्ड खुद को वाकई एक सच्चा अधिकारी समझने लगा। उसने हवाई हमले के नाम पर फायरिंग भी करवाई। वह कप्तान की ताकत का मजा लेने लगा। जब गाड़ी खराब हुई तो सैनिकों से उसने गाड़ी खिंचवाई। कैबिन्स्की इस नकली अफसर से तंग आ गया और उसने बंदूक तान दी, लेकिन तभी सैन्य पुलिस आ पहुंची। वे पहचान पत्र जांचने लगे। हेरोल्ड के पास कोई अधिकारी प्रमाण पत्र नहीं था। वह घबरा गया, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने कहा कि वह फ्यूहरर एक मंत्री के लिए एक गुप्त मिशन पर है और अगर उसकी जांच की गई तो वह इसकी रिपोर्ट सीधे फ्यूहरर को करेगा। अफसर दुविधा में पड़ गया। हेरोल्ड समझ गया कि उसने दांव जीत लिया है। भले ही वह संदिग्ध लगे, लेकिन उसे भरोसा करना पड़ा। अब सबने हेरोल्ड की पहचान मान ली। कैबिन्स्की सच्चाई जानता था, लेकिन इस नाटक से वह भी दंग था। उसे समझ आ गया कि जब तक यह नाटक चलता रहेगा, उसकी जान सुरक्षित है। इसके बाद हेरोल्ड का दल आसेनडॉर्फ मूर के कंसर्नट्रेसन कैंप के लिए निकल पड़ा। रास्ते में हेरोल्ड की मुलाकात उसी अधिकारी से हो गई जो कभी उसका पीछा कर रहा था। हालांकि हेरोल्ड का मानसिक साहस अब काफी मजबूत हो चुका था, लेकिन उस असली शिकारी के सामने उसका डर फिर उभर आया। किसी तरह वह खुद को संभाल पाया। आखिरकार वे कैंप पहुंच गए।
यहाँ सिर्फ भगोड़ों को कैद किया जाता था। जैसे जैसे युद्ध का अंत नजदीक आया, यहाँ भगोड़ों की संख्या बढ़ती गई। शिविर में दो गुट बन गए, एक सैन्य पुलिस और दूसरा धावा दल, जो कहते थे कि इन भगोड़ों को तुरंत मार देना चाहिए। उसने मंत्री फ्यूहरर का प्रतिनिधि बनकर कैंप को अपने हाथ में ले लिया। वहां के जेलर का तरीका सीधा था, कैदियों से गड्ढे खुदवाओ, सबको मारो और दफना दो। कत्लेआम इतना भयानक था कि बयान करना मुश्किल है। शुरुआत में हेरोल्ड भीतर से हिल गया, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। जितना ज्यादा वह मारता गया, उतना ही ज्यादा आदी होने लगा। आखिरकार दर्जी ने उसकी पैंट ठीक नाप की बना दी। इसके बाद तो उसने अपने भगोड़े अतीत को भूल ही गया। आखिरकार हिटलर हार गया और ब्रिटिश बमबारी में पूरा कैंप नष्ट हो गया। बमबारी रुकते ही जेल पूरी तरह जमींदोज हो चुकी थी। हेरोल्ड ने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और वह खुलेआम शहर में घुस आया। जिस मेयर ने शहर में अमेरिका की सेनाओं के स्वागत का झंडा लटका रखा था, हेरोल्ड ने उसे देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी। इसके बाद उसने सड़कों पर खुलेआम जबरन वसूली शुरू कर दी। शहर के सबसे आलीशान होटल पर कब्जा कर लिया और अय्याशी में डूब गया। लेकिन ये ऐशो आराम के दिन ज्यादा समय तक नहीं चले। कुछ ही दिनों बाद सैन्य पुलिस ने होटल को घेर लिया। गिरफ्तार किए जाने के बाद हेरोल्ड ने अपने सभी अपराधों को मान लिया। जब जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई, तो पास बैठे नाजी अधिकारी उसके बचाव में आ गया। उनका मानना था कि असाधारण समय में उसने ये क्रूर काम किए हैं और इसके जैसा क्रूर ऑफिसर हमें कहाँ मिलेगा। उस तरह के कैंप यही लोग चला रहे थे और हारने के बाद भी ये नाजी एक विशेष गुप्त संगठन बनाने की तैयारी कर रहे थे, जो जर्मनी की हार के बाद भी संघर्ष जारी रखेगा। बस इसीलिए हेरोल्ड की पागलपन भरी हरकतें उन्हें पसंद आईं। यह सुनते ही हेरोल्ड साथ देने को तैयार हो गया। अगले ही पल वह खिड़की से चादर बांधकर भाग निकला। असल में वे हेरोल्ड को समझने में चूक गए थे। उसने उनकी हत्या की और भाग गया। असल में वह कोई कट्टर नाजी नहीं था, बल्कि हालात के साथ बहने वाला एक सर्वाइवर था। आखिर में वह सैकड़ों सफेद हड्डियों को रौंदता हुआ जंगल में गुम हो गया। अगर युद्ध के बाद विल्हेल्म्सहाफेन में छिपा हुआ हेरोल्ड रोटी चोरी करने के आरोप में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार न किया जाता, तो शायद कभी उसकी कहानी किसी को पता ही नहीं चलती। उसके शरीर से उठती पाप की बदबू आखिरकार न्याय के दंड से बच न सकी। 14 नवंबर 1946 को एम्सलैंड का जल्लाद हेरोल्ड एक दूसरे जल्लाद द्वारा मार दिया गया। उसकी उम्र थी मात्र 20 वर्ष। जीवन और मृत्यु के मोड़ पर इंसान को जरूरी नहीं कि जानवर बनना ही पड़े। भले ही कीमत अपनी जान ही क्यों न हो, लेकिन इंसान होने की गरिमा बचाए रखना जरूरी है।